हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। चलिए, सब अच्छे ही होंगे और स्टडी बढ़िया चल रही होगी आपकी। मैं उस उम्मीद के साथ अब हम नेक्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं और चैप्टर चल रहा है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। 3 क्लास हम लोग इसमें अभी तक दे चुके हैं और बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉमिस नोट किसे कहते हैं, चेक किसे कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं, वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग बेसिस पर अलग अलग होता है। किसे पेबल होगा इसके आधार पर या तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा या बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा। ऑर्डर का मतलब एक सर्टेन पे का नाम लिखा हुआ होगा और द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पे, और बियरर का मतलब है कि जिसके पास भी है, जो भी होल्डर है इसका, तो उसे पेबल हो जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन इट इज पेबल, यानी कब पेबल होगा, तो उसके हिसाब से टाइम इंस्ट्रूमेंट था। टाइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि या तो उसमें टाइम मेंशन होगा या इवेंट मेंशन होगी या एक पर्टिकुलर डे मेंशन होगा। अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट है, चेक तो हो नहीं सकता, या तो प्रॉमिसरी नोट होगा या बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। तो कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि या तो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट अगर टाइम है इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए 3 दिन हम डेज ऑफ ग्रेस के और ऐड करते हैं। तो मैच्योरिटी डेट कैसे निकालते हैं वो भी हम लोगों ने सीख लिया था, और अकाउंटेंसी में भी आप काफ़ी कुछ क्वेश्चन उसके करते हो, तो उसमें तो कुछ परेशानी थी नहीं। या वो होगा डिमांड। डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, या तो टाइम प्रेस्क्राइब्ड ही नहीं है, साइलेंट है अगर बिल या प्रॉमिस नोट, तो भी ऑटोमेटिकली वो डिमांड मान लिया जाता है। या स्पेसिफिकली ये कह दिया जाए उसमें कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा, तो भी हम उसे डिमांड इंस्ट्रूमेंट ही मानेंगे। इस तरह से आप समझिए, एक उदाहरण मैं पेश करता हूँ। सीए फाउंडेशन में आपने पढ़ा था पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप एट विल होगी या पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगी। तो पार्टनरशिप एट विल, अगर ड्यूरेशन फिक्स है ही नहीं पार्टनरशिप में, तो ऑटोमेटिकली भी पार्टनरशिप एट विल मान ली जाती है। या स्पेसिफिकली लिखा हुआ हो डीड में कि ये पार्टनरशिप विल है, तो भी मानी जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, या तो कोई मेंशन ही नहीं है टाइम, तो ऑटोमेटिकली वो फिर क्या हो जाएगा डिमांड इंस्ट्रूमेंट, या स्पेसिफिकली मेंशन है कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। आज हम फिर और टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। आज का लेक्चर भी टर्मिनोलॉजी की तरफ रहेगा, जिससे कि आपको बाकी की बातें जो आगे के स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो आज का भी हम एक जो लेक्चर है वो टर्मिनोलॉजी के लिए ही देंगे, और टर्मिनोलॉजी भी पूछ ली जाती है पेपर में, काफ़ी थ्योरी आ जाती है इस चैप्टर से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, तो वो आपको याद भी रखनी है। अब मैं एक टर्मिनोलॉजी से पहले एक आपको चेन समझाता हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि जो वो चेन है वो बार बार यूज होनी है हमारे केस स्टडी। जब भी मैं कराना स्टार्ट करूँगा इस चैप्टर की, नेक्स्ट क्लास से केस स्टडी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आज तो जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी और हमें सीखनी है। तो वो चेन आपके माइंड में जरूर रहनी चाहिए कि चेन क्या है। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए जहाँ पर भी आप नोटिंग कर रहे हैं, और चेन को भी आप लिखिएगा कि चेन क्या है इसकी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं चेन लिखवा रहा हूँ आपको। चेन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये चेन जो है मैं बिल ऑफ एक्सचेंज को ध्यान में रखते हुए लिखवा रहा हूँ, लेकिन वही प्रॉमिस नोट में भी काम करती है, वही चेक में भी काम करती है, बस पार्टियाँ चेंज हो जाती हैं। लेकिन मैं माइंड में रख रहा हूँ वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ ये चेन को। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियाँ होती हैं स्टार्टिंग में। एक ड्रोअर होगा, एक ड्रॉई होगा और एक पेई होगा। माना ये मिस्टर पीटर हैं जो आपके सामने आ गए हैं, इन्हें थोड़ा छोटा कर लेते हैं, वो छोटा कर लेते हैं इन्हें। ये पीटर हैं, इनका नाम है पीटर। ये ड्रॉअर हैं, क्लियर है। एक ये आपके सामने आ गई
मिस बेबो। कौन आ गई हैं? मिस बेबो। इनका नाम है बेबो। ये ड्राइंग है। ये ड्राइंग कैसे बनी ये भी समझ लेते हैं। इन्होंने एक आर्टिकल पीटर ने बेबो को सेल किया। जैसे हम लिखते हैं ना कि गुड्स सोल्ड किया, तो मैं गुड्स आपके सामने रख रहा हूं। ये बल्ब है, एक छोटा सा आर्टिकल। ये पीटर ने बेबो को सेल किया, क्रेडिट सेल। यानी कि जो पीटर हैं ये क्रेडिटर बन गए और बेबो जो है इनकी डेटर बन गई। अब दो तरीके थे इस सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर क्रेडिट सेल है तो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद बेबो को पेमेंट करना है, लेकिन जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि उसे लीगल कपड़े पहनाने के लिए कि कल को अगर बेबो मुकरने लगे तो पीटर के पास कोई लीगल एक्शन के लिए एक कोर्स ऑफ एक्शन रहे, इस चीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखे जाते हैं। इसके 2 तरीके हैं। तो बेबो अपने ऊपर एक प्रॉमिस नोट लिखे, यानी कि बेबो ये कहे कि मैं पीटर को, बल्ब के माना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 10 रुपये देने का वचन देती हूँ, या तो इस तरह लिखे, या पीटर बेबो के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखें तो भी बात वही रहेगी। अब सपोज कीजिए कि नॉर्मली जो आपके अकाउंट में क्वेश्चन आते हैं उसमें पीटर बेबो के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है। अब बेबो एक्सेप्ट करके पीटर को बिल ऑफ एक्सचेंज वापस कर देती है, ठीक है। अब पीटर को कल को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट करा लेता है, या पीटर को भी किसी के पैसे देने हैं तो पीटर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी और को दे देता है। इससे वो ट्रांजैक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाती है। क्लियर है? देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखने के 2 पर्पज हैं। एक तो यही है जो मैंने आपको बताया कि पीटर के मन में यह है कि कल को बेबो मुकरने लगे तो मेरे हाथ में क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। एक तो लीगलाइज करने के लिए भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखे जाते हैं। दूसरा ये भी है कि बेबो को तो उसने क्रेडिट सेल की, मतलब ये तो बल्ब है, 10 रुपये की बात है, 10,000 की भी हो सकती है, 10 लाख की भी हो सकती है। तो पीटर ने बेबो को कोई चीज़ गुड्स सेल किया। अब उसे काम चलाना है तो उधार सेल करनी भी पड़ेगी, लेकिन अब 3 महीने के लिए उसका पैसा जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है ना। अब 3 महीने के अंदर अगर पीटर को उस पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो कैसे काम चलाएगा। तो ये भी एक पर्पज है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लिखने का और लिखवाने का कि पीटर, सपोज कीजिए एक और मैं आर्टिकल ला रहा हूं आपके सामने, पीटर को, ये अकबर हैं, ये कौन है जी? अकबर। पीटर को अकबर का पेमेंट करना है, पीटर को अकबर का पेमेंट करना है। अब पीटर के पास भी पैसा नहीं है। अब पीटर के पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास बेबो के ऊपर लिखा हुआ एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो पीटर क्या कर सकता है, क्योंकि उसे पता बेबो तो 3 महीने बाद पेमेंट करेगी, लेकिन जो अकबर है वो अभी डिमांड कर रहा है पीटर से, तो पीटर वो बिल ऑफ एक्सचेंज अकबर को दे सकता है कि आप मेरे से बिल ऑफ एक्सचेंज ले लीजिए, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, जितनी अमाउंट आपको मुझे देनी है उतने का बिल ऑफ एक्सचेंज है। या अगर कम ज़्यादा का होगा तो वो डिफरेंस जो है बाकी कैश वगैरह में ट्रांजैक्शन की जा सकती है। तो पीटर ने अकबर को वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ था बेबो के ऊपर, तो वो क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अभी मैं लीगल वर्ड नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं नॉन लीगल वर्ड ले रहा हूँ जो आपको समझ में आए। वैसे तो इसका जो लीगल वर्ड है एंडोर्समेंट बोलते हैं। तो पीटर ने बेबो के ऊपर जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा था वो अकबर को दे दिया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर क्यों लेगा अकबर? देखिए, ये बात है ट्रस्ट की। आप अगर नॉर्मली मार्केट में जाएं, चलिए तो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिस नोट की बात हो गई, चेक की तो वैलिडिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। आप बाजार से कोई गुड्स खरीद के लाएं और आप बदले में चेक देना चाहें तो कोई भी अनजान आदमी आपसे चेक भी एक्सेप्ट नहीं करता है। केवल इस वजह से चेक एक्सेप्ट नहीं करता है कि कल को डिसऑनर हो गया
तो कौन कोर्ट कचहरी के केस लड़ेगा। अदरवाइज लीगली तो अगर चेक डिसऑनर हो जाता है, जिसे आप पेमेंट करके आ रहे हो और आपके चेक डिसऑनर हो जाता है, तो वो आपके खिलाफ मुकदमा कर सकता है, लो तो ये कहता है। लेकिन आदमी झगड़े में फंसना नहीं चाहता, अननोन आदमी इस झगड़े में फंसना नहीं चाहता, तो इस वजह से वो चेक एक्सेप्ट नहीं करता। अदरवाइज लो तो अपने आप में संपूर्ण है कि अगर कोई भी आदमी गलती करेगा तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन दूसरी पार्टी डिफॉल्टिंग पार्टी के ऊपर ले सकती है। तो नॉन आदमी जरूर चेक एक्सेप्ट कर लेता है। मेरे जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी बार मुझे जो फीस है वो चेक के माध्यम से देते हैं, तो मैं तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ चेक, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कल को चेक डिसऑनर हो गया तो मैं आपसे दोबारा से या तो चेक मंगाऊंगा या आप कैश दोगे मुझे। लेकिन अननोन आदमी नॉर्मली एक्सेप्ट करने से बचता है। तो हम तो बात लो की कर रहे हैं, किसको एक्सेप्ट करना है किसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो ये तो पार्टियों को सोचना है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर पार्टियों ने एक्सेप्ट किया तो उनके लीगल राइट्स और ड्यूटीज क्या होने वाले हैं, मैं केवल उस पर चर्चा कर सकता हूं। तो अपने मन से ये कंफ्यूजन निकाल दीजिए कि सर अकबर क्यों एक्सेप्ट करेगा। नहीं एक्सेप्ट करेगा तो ये ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पानेगी। अगर ट्रांजैक्शन हुई ये, तो आगे क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन बेबो के पास अवेलेबल है, क्या पीटर के पास अवेलेबल है और क्या अकबर के पास अवेलेबल है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं करना तो बात अलग हो जाती है। तो खैर, जो मैंने आपको बताया कि नेगोशिएबल लिखने के, ड्रॉ करने के, एंडोर्स करने के, ट्रांसफर करने के अलग अलग टर्मिनोलॉजी आती हैं। उसके दो पर्पज होते हैं, एक तो आपके पास लीगल राइट्स है और दूसरा ये भी है कि आपको जब पीटर को, मेरे इस एग्जाम्पल में बेबो से 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, तो क्या 3 महीने के लिए पीटर वर्किंग कैपिटल की डेफिशिएंसी से जूझता रहे, यानी कि उसके पैसे बेबो के पास हैं। अब क्योंकि उसके पैसे बेबो के पास है, तो पीटर को अगर उन पैसे की जरूरत है तो वो आगे ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पा रहा। पीटर को अगर अकबर के पैसे देने हैं, कोई सामान उससे खरीदना है, लेकिन अकबर ये कह रहा है मुझे आज ही पैसा चाहिए, वो उधार देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या पीटर वो ट्रांजैक्शन ना कर पाए? नहीं कर सकता है। लॉ मेकर ये कहते हैं कि अगर अकबर ये मानता है तो पीटर ये कह सकता है कि अकबर तुम मेरे से बिल ऑफ एक्सचेंज ले जाओ, मैंने बेबो के ऊपर ड्रॉ कर रखा है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज ले जाओ। अब अकबर ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। अगर नहीं लिया तो बात ही खत्म हो जाती है। मैं तो चैन बता रहा हूं। अब अकबर भी क्या करेगा कि जब भी मैच्योरिटी डेट आएगी, पिछली क्लास में मैंने बता दिया था आपको मैच्योरिटी डेट कैसे निकाली जाती है। पीटर ने जब बेबो के ऊपर लिखा होगा तो एक पर्टिकुलर डेट होगी पीटर ने जिस समय लिखा होगा, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जो भी ड्यू डेट बनेगी प्लस 3 दिन डेट ऑफ ग्रेस जोड़ेंगे तो वो डेट आ जाएगी। अकबर को अगर इस दौरान 2-3 महीना जो भी है, अगर अकबर को इस दौरान पैसे की जरूरत नहीं है तो वो अपने पास संभाल के रखेगा ऐसे, और अकबर जो है ड्यू डेट पर बेबो के पास जाएगा, बेबो उसका पेमेंट कर देगी, तो ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती है। बेबो अगर पेमेंट नहीं करती है तो इसे माना जाता है डिसओनर। तो डिसओनर की चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो केवल मैं एक चेन की बात कर रहा हूं कि चेन किस तरह से चलती है, क्योंकि बार बार रिपीट होगी हमारे क्वेश्चंस में, तो इस चेन को समझ लीजिए। इसके अलावा अकबर के पास एक तरीका और है। सपोज कीजिए अकबर को इस 3 महीने के अंदर पैसे की जरूरत पड़ती है, इसे भी किसी से ट्रांजेक्शन अगर करनी है तो ये कैसे ट्रांजेक्शन को करेगा? अगर इसे ट्रांजेक्शन करनी है तो ये कैसे ट्रांजेक्शन को करेगा भाई, इसे भी समझ लेते हैं। 1 मिनट, क्या हो रहा है? इसे भी ट्रांजैक्शन करना है तो ये कैसे ट्रांजैक्शन को करेगा? एक नया हम आर्टिकल लेके आते हैं। ये है कैटी। ये कौन है? ये है कैटी। वन मिनट रुक जाइए बस थोड़ा सा। ये हैं कैटी, इनका नाम है कैटी। सपोज कीजिए कि अकबर को कैटी से ट्रांजैक्शन करनी है, तो ये कैटी से ट्रांजैक्शन कैसे करेगा? अकबर इसी बिल ऑफ एक्सचेंज को कैटी को दे देगा अगर वो भी तैयार है तो। इस तरीके से चलता रहता है इनफाइनाइट टाइम तक, जितना भी पार्टियां आगे चाहें। लेकिन ये चीज चलती तभी है जब पार्टियों में बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिस नोट से रिलेटेड लोग क्लियर हों, क्योंकि लोग
अनएजुकेटेड होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, लोग प्रैक्टिकली लाइफ में चेक को लेने से भी डरते हैं, जबकि चेक तो एक बहुत देखा जाए कि पूरे समाज में सभी लोग जानते हैं, प्रॉमिस नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज तो नहीं भी जानते हैं, लेकिन लोग चेक को भी लेते हुए डरते हैं। तो वो अलग बात है कि अगर कैटी ने मना कर दिया तो ट्रांजैक्शन ही रुक जाएगी, लेकिन अगर ये कैटी ले लेती है या कैटी से कोई और थर्ड पार्टी भी ले लेती है तो इनफाइनाइट टाइम तक ये ट्रांजैक्शन चलती चली जाती है। अब मुझे ये जरूर बताना पड़ेगा आपको जब आगे के क्वेश्चंस आएंगे कि किसके क्या राइट्स हैं। बेबो की क्या लायबिलिटी बैठती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज पर, अगर उसने डिसओनर कर दिया तो क्या लायबिलिटी है, अगर ओनर कर दिया तो क्या होगा, पीटर की क्या राइट्स एंड लायबिलिटी बैठते हैं। लेकिन इनके जो नाम हैं, जैसे पीटर था शुरुआत में ड्रॉअर, जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा, जिसके ऊपर लिखा जाएगा ड्रॉई, और जिसको आप ट्रांसफर करोगे वो है पेई या होल्डर या एंडोर्सी, बहुत सारे इसके नाम आ सकते हैं। क्लियर है? ये पूरी एक ट्रांजैक्शन है, ये पूरी एक चेन है। एक चीज और मैं समझा देता हूं, देखिए, जो हम न्यूमेरिकल में पढ़ते हैं फाउंडेशन में या 12th में पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड लॉ, तो हम एक ही चीज पढ़ते हैं कि पीटर ने बेबो के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, बेबो ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, पीटर के पास आ गया। अब पीटर जो है वो अकबर को ट्रांसफर कर रहा है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर केसेज में ऐसा नहीं होता है। जो मैंने शायद पहले भी बताया होगा आपको कि जो पढ़ाया जाता है आपको अकाउंट्स में, वो केवल ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट्स पढ़ाया जाता है कि इन केस ऑफ बिल क्या आप ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास होंगी। इसका दूर दूर तक लॉ से कोई मतलब नहीं है। आप ये समझिए कि क्या ये लॉ केवल विद इन द सिटी, विद इन द आपके मोहल्ले पड़ोस के लिए ही बना हुआ है? ऐसा तो नहीं है। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में चलने के लिए ये लॉ है। ऐसा समझिए कि जो पीटर है ये दिल्ली में रहता है, ठीक है ना। ये तो मैंने एक बल्ब का एग्जाम्पल लिया, कोई बड़ी सी भी चीज का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। बेबो जो है मुंबई में रहती है, बेबो जो है मुंबई में रहती है। आज जो आपका अकबर है ये भी दिल्ली में ही रहता है। अब पीटर को बेबो से पैसे लेने हैं, उसे 10 लाख रुपए लेने हैं, बल्ब को छोड़िए, पीटर को बेबो से 10 लाख रुपए लेने हैं और अकबर को देने हैं। अब अकबर इसके दर पर आके खड़ा हो गया कि जी मुझे पैसा चाहिए, मेरी बहुत हालत टाइट है। पीटर ने समझाया कि मेरे पास 3 महीने बाद पैसा आने वाला है, तब मैं दे दूंगा। मतलब बेबो को 10 लाख रुपए पीटर के देने हैं और अभी तक कोई बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ भी नहीं है। माना पीटर और बेबो में आपसी समझ बहुत ज्यादा अच्छी थी, विश्वास था, तो आदमी फिर लिखवा के काम नहीं करता है। तो पीटर और बेबो की अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। पीटर ने कोई गुड्स बेचा 10 लाख रुपए का, एग्जाम्पल में बदल रहा हूं, बल्ब की जगह 10 लाख रुपए का कोई गुड्स बेचा, तो जो बेबो है वो डेटर हो गई, पीटर क्रेडिटर हो गया, लेकिन कोई लिखा पढ़त नहीं थी। अब पीटर के सामने आके खड़ा हो गया अकबर कि मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए, क्योंकि मेरी आगे की ट्रांजैक्शन, मुझे कैटी से कोई ट्रांजैक्शन करनी है, वो मेरी रुकी हुई है। तो पीटर ने उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए पीटर ने अकबर को समझाया, दोनों ही पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, कि मुझे बेबो से पेमेंट लेना है, मुझे 3 महीने बाद आएगा और आपका काम रुका हुआ है, तो आप ऐसा कीजिए कि मैं बेबो के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख देता हूं और आपको दे देता हूं, आप बेबो से ले लीजिएगा तो 3 महीने बाद, या अगर क्योंकि आपको आज ही ट्रांजैक्शन करनी है तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज कैटी को एंडोर्स कर दीजिएगा, तो आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? आपके नहीं समझ में आ रही है तो आप ये समझिए कि जैसे आज की तारीख में प्लास्टिक मनी होती है, आप ये समझिए पेटीएम आप यूज करते हैं, पेटीएम एक वॉलेट ही तो है कि आपकी ट्रांजैक्शन को इसका बैंक से, तो जब आप फाइनल कभी ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो या तो बैंक में जमा करोगे या बैंक से अपने पेटीएम वॉलेट में आप ट्रांसफर करोगे। अदरवाइज आपके पास पेटीएम से पैसा आया, वो कैश तो नहीं है ना। इसी तरह से आपको किसी को पेमेंट करना है तो आपने पेटीएम कर दिया उसे, तो आपका पेटीएम का वॉलेट कम हो गया, यानी कैश कहीं ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। आपके पास है पैसा वो, लेकिन बैंक में नहीं है। अगर आप कैश निकालना चाहें, कैश नहीं है, लेकिन तब भी वो ट्रांजैक्शन कंटिन्यूएशन में है। आपकी ट्रांजैक्शन कोई नहीं रुकती है, बशर्ते कि दूसरे आदमी को भी उसके ऊपर विश्वास हो। जिस समय वो प्लास्टिक मनी चली होगी उस समय क्या लोगों ने विश्वास कर लिया होगा? और आज भी पेटीएम के अलावा और भी ऐप हैं, तो क्या सब लोग सारे ऐप पर विश्वास कर लेते हैं? नहीं करते।
तो बात कहीं ना कहीं ये जो मैं ट्रांजैक्शन आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट की जरूर है। जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि ये सही तरीके से ट्रांजैक्शन हो रही है और हमारे जो लीगल राइट्स हैं वो सुरक्षित हैं, तो उन्हें डर नहीं लगता। लेकिन क्योंकि ट्रांजैक्शन आम जिंदगी में नहीं होती है, तो शुरुआत में समझने में थोड़ा दिक्कत आती है बच्चों को, अरे ऐसा कैसे कौन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सेप्ट होते हैं, जो लोग जानकार हैं वो एक्सेप्ट होते हैं। जैसे प्लास्टिक मनी का प्रचलन काफी है, आपके कैश नहीं भी है, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं भी है, एक वॉलेट है। एक वॉलेट क्या है बेसिकली, ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई इशू किया हुआ करेंसी नोट थोड़ी है। ये तो क्या है कि आपके जो लेन देन है वो आसान बन जाए बिना कैश हुए भी, तो उनके लिए ट्रांजैक्शन चला रखी है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आपको किसी से लेना है पैसा, लेकिन आज आपके पास कैश नहीं है और किसी को देना है, तो कैसे हो? तो आप पीटर क्या करेगा, बेबो पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा और अकबर को दे देगा। अकबर भी सेटिस्फाइड, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास कैश जरूर नहीं है, लेकिन ये एक एसेट है। जिस मार्केट में मैं काम करता हूं उस मार्केट में इस बिल ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू 10 लाख रुपए ही है। अगर मुझे आज किसी का पेमेंट करना है तो मैं कैश से कर दूं या बिल ऑफ एक्सचेंज से कर दूं, दोनों बातें बराबर ही हैं। समझ में आ रही है बात आपके? आप समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे चेक से पेमेंट करते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं उस चेक को अपने अकाउंट में ही जमा करूं। मेरे नोट जहां बनते हैं, पेपर मार्केट से पेपर आता है, जहां छपाई होती है प्रिंटिंग प्रेस में, मुझे उन्हें पेमेंट करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले अपने अकाउंट में उस चेक को जमा करूं तब उसने कैश दूंगा। मैं डायरेक्टली उन्हें चेक भी दे देता हूं। मैनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि हमें पीडीसी मिलता है, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक लाइक ए बिल ऑफ एक्सचेंज। ये समझिए ना, बेबो से 3 महीने बाद पेमेंट मिलना है, तो आज आपके पास एक कागज का टुकड़ा ही तो है। तो ऐसे ही किसी ने मुझे पीडीसी चेक दिया आज की डेट से 1 महीने बाद, तो मुझे पता है, क्यों ले लेता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में वैल्यू है, जबकि वो आज पेमेंट नहीं होना उसका। मुझे पता है कि अगर मेरी फीस 1 लाख रुपए कहीं से आई है, मुझे अब वो चेक के फॉर्म में आई है, तो ये इक्विवेलेंट टू कैश है, ऑल्दो कैश नहीं है। 1 महीने बाद कैश रियलाइज हो सकता है। क्यों इक्विवेलेंट टू कैश है? क्योंकि मार्केट में जिन लोगों को मैं जानता हूं, जिनका मुझे पेमेंट करना है, तो वो मेरे भरोसे पर, अगर मेरे पास कैश नहीं है तो ये चेक भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से ट्रांजैक्शन चला करती है। तो ये चेन में समझा रहा हूं, एक बार इतना समय लग रहा है, बार बार इतना समय नहीं लगेगा। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो पीटर है, बेबो पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, सीधा क्या करता है, अकबर को दे देता है। तो जैसा आप न्यूमेरिकल में पढ़ते हैं कि पीटर ने पहले बेबो पर लिखा, फिर बेबो ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर पीटर को दे दिया, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली तो ऐसा होता है, जो अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, कि जब अकबर उसके दर पर आके खड़ा हो जाएगा, तो तब पीटर को जरूरत महसूस होगी कि उसे बेबो से पेमेंट लेना है, अकबर को देना है, तो वो उस समय बेबो के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है और अकबर को देता है। वास्तव में तो ऐसा होता है। तो ड्रोअर हो गया पीटर इस केस में, बेबो हो गई ड्रॉई, और जो अकबर हो गया वो हो गया पेई। इसे कहेंगे पेई, यानी जिसे पेमेंट करना है, इसे पेई भी कहेंगे। अभी मैं होल्डर भी लिखवाऊंगा तो इसे होल्डर भी कहेंगे, यानी कि जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है, तो दैट इज कॉल्ड होल्डर। क्लियर हो गई बात ये? अब दूसरा समझिए एग्जाम्पल, अभी भी उदाहरण से समझ में नहीं आता है। मेरे पास चेकबुक है, माना मैं पीटर हूं, ठीक है ना, मुझे पेमेंट लेना है किसी बैंक से। आप बेबो को एक एसबीआई बैंक समझ लीजिए। तो क्या मैं चेकबुक को भर के रखता हूं कि कल को मेरे पास कोई 5,000 रुपए का बंदा आएगा तो मैं 5,000 रुपए का चेक भर के रख लूं, परसों को मेरे पास कोई 7,000 रुपए का आएगा तो मैं 7,000 रुपए का। जब अकबर जैसा आदमी मेरे पास आएगा कि मुझे पेमेंट चाहिए, तो मैं उस समय चेक को काट के देता हूं कि देख मेरे पास तो पेमेंट नहीं है, लेकिन मेरे पैसे बैंक में जमा हैं, तो मैं चेक काट के देता हूं आपको, और मेरे ब्याज पर आप पेमेंट ले लीजिएगा बैंक से। तो चेक भी क्या है, एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही तो है। तो मैंने यहां पे पार्टियां बदल दी इस चीज को समझाने के लिए कि प्रैक्टिकली जो चीज होती है वो आप न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी नहीं करते हैं। न्यूमेरिकल में कुछ अलग होता है, और जो होता है उसे आप लो समझने की भूल करते हैं। इस वजह से मुझे इतना समय इसमें लगाना
पड़ रहा है जबकि इतनी जरूरत नहीं थी। तो ये पूरी की पूरी एक चेन हो गई। तो जैसे कैटी इसमें दिख रही है आपको, तो कैटी जब ड्यू डेट होगी बेबो के पास जाएगी, बेबो या तो ऑनर कर देगी या बेबो डिसऑनर कर देगी। ऑनर करने का मतलब है कि बेबो को पता है कि मुझे 10 लाख रुपए देने हैं, तो बेबो कैटी को पेमेंट कर देगी। डिसऑनर होने का मतलब क्या है कि बेबो ने मना कर दिया थी, मैं तो नहीं जानती पीटर को, मुझे तो लेना देना कुछ है ही नहीं, या उसके पास पैसे नहीं थे तब भी उसने जानबूझ के मना कर दिया। तो अब बात ये आती है, जब कैटी के पास आएगा तो कैटी होल्डर हो जाएगी। तो होल्डर क्या एक्शन ले सकता है, तो मैं अभी से बता रहा हूं आपको, बार बार फिर रिपीट होंगी कि कैटी कैन स्यू ऑन अकबर, अकबर से पेमेंट ले सकती है। कैटी कैन डायरेक्टली स्यू ऑन पीटर, कैटी डायरेक्टली पीटर से भी पेमेंट ले सकती है। इसे कहेंगे हम प्रायर पार्टी। मतलब कैटी की प्रायर पार्टी है पीटर और अकबर, अकबर की प्रायर पार्टी है पीटर। समझ में आ गई बात। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर व्हाट इज द लीगल एक्शन अगेंस्ट द बेबो। ये डिपेंड करेगा कि बेबो का बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया हुआ था या नहीं किया हुआ था। अगर एक्सेप्ट किया हुआ था तो जो भी पार्टियां हैं वो बेबो के ऊपर भी मुकदमा कर सकती हैं, लेकिन अगर एक्सेप्ट किया हुआ नहीं था तो जो होल्डर है वो बेबो के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता। अब एक कंफ्यूजन और क्रिएट हो गया, सर बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए एक्सेप्टेंस जरूरी है या नहीं है। आंसर इज नो। जबकि आपको सबको यह लगता होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज को वैलिड बनाने के लिए एक्सेप्टेंस जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी टू मेक ए बिल वैलिड, यानी कि एक्सेप्टेंस की कोई भी जरूरत नहीं है अगर आपको बिल को वैलिड बनाना है। कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बस। अगर बिल एक्सेप्टेड नहीं है बेबो के द्वारा तो डिसओनर के केस में बेबो लायबिल नहीं होगी। क्यों लायबिल नहीं होगी? ऐसा तो मैं किसी के ऊपर भी बिल लिख सकता हूं, उसके साइन तो है नहीं इसके ऊपर। समझ में आ रही बात आपके? तो किसी के ऊपर भी बिल लिखूंगा तो वो पेमेंट करे, अदरवाइज वो लायबिलिटी झेलने के लिए तैयार है। तो अगर एक्सेप्टेड नहीं है तो उस बिल के ऊपर बेबो लायबिल नहीं है। लेकिन अगर बिल एक्सेप्टेड है और तब डिसओनर होता है तो जो भी पार्टी है इस समय जिसके पास भी होल्ड कर रहे हुए होल्डर है वो बेबो के ऊपर भी इंक्लूडिंग पीटर एंड अकबर सब प्राय पार्टी के ऊपर मुकदमा कर सकती है। ये एक चेन है जो मैंने आपको डिस्कस की है। समझ में आ गई बात ये? अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, कुछ टर्मिनोलॉजी भी हम कर लेते हैं। बहुत सारा समय हमने इस पीटर, बेबो, अकबर और कैटी में निकाल दिया। एक बार समय लग गया, बार बार नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब बहुत फास्ट तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम खत्म करेंगे। कोई भी आप अगर देखते हैं तो कोई भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, शुरुआत में टाइम बहुत ज्यादा लगा देता हूं जानबूझ के कि एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर वो कॉन्सेप्ट बैठ गया तो आप कहीं पर भी अटकने वाले नहीं हैं। तो इसे आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें हम देखते हैं। देखिएगा, लास्ट क्लास में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए थे आपको। उसी सीरीज में मैं और भी क्लासिफिकेशन काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रहा हूं आपको। किसी और बेसिस पर दो तरह के इंस्ट्रूमेंट और होते हैं, एक तो होता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और एक होता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अगर आप देखना चाहें तो बुक में भी मैं बता देता हूं कि कहां से आपको मिलेंगे। एक होता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और एक होता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो स्क्रीन पर आपके सामने है कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या है। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में आ सकते हैं, इसका और कोई यूज पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है, ऑल्दो जब डेफिनेशन दी गई है तो यूज तो होगा इसका, लेकिन हमारे सिलेबस में कहीं से कहीं तक आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया इनके यूज पर। केवल डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन जरूर हम याद कर लेते हैं, सीधे बुक से ही देख लीजिएगा। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इफ इट इज ड्रॉन और मेड इन इंडिया। या तो ये लिखा जाए इंडिया में, ड्रॉन बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए कहा जाता है, मेड प्रॉमिस नोट के लिए कहा जाता है। तो इफ इट इज ड्रॉन और मेड इन इंडिया, तो दो अलग अलग वर्ड हैं, बस ये है कि किस चीज के लिए क्या बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए ड्रॉन वर्ड यूज करते हैं और प्रॉमिस नोट के लिए मेड किया जाता है। एंड
मतलब ये तो कंडीशन होनी ही होनी चाहिए, लिखा तो इंडिया में ही जाना चाहिए अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज के रेफरेंस में बात करूं। एंड इट इज पेबल इन इंडिया और इट इज ड्रॉन ऑन ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ये दो अलग अलग कंडीशन है, या तो पेबल इन इंडिया हो और ड्रॉन ऑन ए पर्सन इन इंडिया हो। लिखा हुआ तो इंडिया में ही होना चाहिए, पेमेंट इंडिया में हो सकता है, या तो ये कंडीशन हो या एक ऐसे पर्सन को पेमेंट हो, यानी पेमेंट बाहर भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसे पर्सन को पेमेंट होना चाहिए फिर जो रेजिडेंट इन इंडिया है। मैं संजय जैन, एक प्रॉमिस नोट है, चलो मैं संजय जैन इंडिया में एक बिल लिखता हूं तो ड्रोन तो होना ही चाहिए। पेबल इंडिया, मैंने उसमें लिखा मैं संजय जैन इंग्लैंड के पीटर को दिल्ली में 30 जून को 10,000 रुपए देने का वचन देता हूं। प्रॉमिस नोट का मैंने एग्जाम्पल ले लिया, तो इट इज ए इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्योंकि लिखा इंडिया में गया है। पेबल इंडिया में है, वो एक अलग बात है कि एक पर्सन है जो कि इंडिया से बाहर का है, नॉन रेजिडेंट को मैंने पेमेंट करा दिया। दोनों भी कंडीशन इंडिया की हो सकती है, पेबल इंडिया भी हो सकता है और पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया भी हो सकता है, क्योंकि इन दो में से एक जरूरी है। तो दोनों की दोनों ही हो जाए बहुत अच्छी बात है, तो इनलैंड हो ही जाएगा आपका, लेकिन कोई एक हो जाए तो भी इनलैंड होगा। दूसरा के मैं संजय जैन, प्रॉमिस नोट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंडिया के विदित जैन को, ठीक है ना, मेरे साथी हैं, तो मैं संजय जैन विदित जैन को इंग्लैंड में आने वाली 30 जून को 10,000 रुपए देने का वचन देता हूं, तो ड्रॉन इन इंडिया हो गया। किसे पेबल टू ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो गया, लेकिन पेबल आउटसाइड इंडिया हो गया, यानी कि उस केस में पेबल इन इंडिया नहीं है, लेकिन एक ऐसे पर्सन को पेबल है जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है, तो इट इज ऑल्सो ए इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो ड्रोन इन इंडिया होना जरूरी है, ठीक है ना, ये तो जरूरी है। अगर ड्रोन आउटसाइड इंडिया है, चाहे पेबल इन इंडिया हो और पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को पेबल हो, तो ये ऑलवेज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा, क्योंकि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है विच इज नॉट ए इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। यानी कि इंग्लैंड में बैठा हुआ पीटर, ठीक है ना, इंग्लैंड में बैठा हुआ पीटर एक प्रॉमिस नोट लिखता है कि मैं दिल्ली के संजय जैन को दिल्ली में पेमेंट करने का वचन देता हूं 10,000 रुपए। इंग्लैंड में बैठा हुआ पीटर एक प्रॉमिस नोट लिखता है, ठीक है, कि मैं दिल्ली के संजय जैन को दिल्ली में 10,000 रुपए देने का वचन देता हूं, तो पेबल इन इंडिया हो गया, टू ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो गया, लेकिन क्योंकि बिकॉज इट इज रिटन आउटसाइड इंडिया, ड्रोन आउटसाइड इंडिया, तो दैट्स व्हाई इट इज ए फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? अगर ड्रोन इन इंडिया है लेकिन बाकी की दोनों चीजें बाहर हैं तो भी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा, क्योंकि ड्रोन इन इंडिया होना जरूरी है और बाकी दो चीजों में से एक इंडिया में होना जरूरी है अगर आपको इसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो। क्लियर हो गई बात ये? तो इसे लिखाने की जरूरत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक है वर्ड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। ये समझ में तो थोड़ा बाद में ही आएगा आपके, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, लेकिन टर्मिनोलॉजी है तो इसलिए पढ़ना हमारे लिए परम आवश्यक है, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ऑल्दो इसके चांसेस भी पेपर की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी कम है। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, कुछ चीज़ें रियलिस्टिक नहीं है लॉ में, और जब रियलिस्टिक नहीं है तो समझने भी बड़ा मुश्किल आती है, केवल एक एजम्पशन है लॉ मेकर्स की। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या है? एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो भी होल्डर है, इसका होल्डर मैंने अभी आपको चेन में समझाया है, इसीलिए चेन मैंने समझाई थी आपको, फॉर द टाइमिंग जिसके पास भी वही होल्डर है, उसे अगर प्रोमिसरी नोट समझना चाहे तो प्रोमिसरी नोट समझ ले, और उसे अगर बिल ऑफ एक्सचेंज समझना चाहे तो बिल ऑफ एक्सचेंज समझ ले। यानी कि इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इंस्ट्रूमेंट की कि होल्डर के पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, चाहे तो आप इसे बिल ऑफ एक्सचेंज समझ लीजिए, चाहे इसे प्रोमिसरी नोट समझ लीजिए। जैसे ही होल्डर ने एक चीज डिसाइड करी कि उसे बिल ऑफ एक्सचेंज समझा, तो फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज वाले ही रूल लगेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। बाद में वो लेटर ऑन वो चेंज नहीं कर सकता कि उसे प्रोमिसरी नोट मान ले, और अगर उसने एक बार प्रोमिसरी नोट समझा तो फिर बाद में प्रोमिसरी नोट वाले ही रूल लगेंगे, तो बाद में बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं समझा जा सकता। ऐसा कब होता है वो भी हम देख लेते हैं।
ऑप्शन ऑफ द होल्डर, एम्बिगुअस में, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्ट्रूड आइदर एज ए प्रॉमिस नोट, जब कोई इंस्ट्रूमेंट समझा जा सकता है, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्ट्रूड आइदर एज ए प्रॉमिस नोट और ए बिल ऑफ एक्सचेंज, द होल्डर हैज द ऑप्शन टू ट्रीट द इंस्ट्रूमेंट एज ए प्रॉमिस नोट और ए बिल ऑफ एक्सचेंज. Once the holder exercise such option, the instrument shall be thereafter treated accordingly. एक बार अगर होल्डर ने जो भी ऑप्शन एक्सरसाइज किया उसे बिल ऑफ एक्सचेंज समझने का, तो फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज की नेचर वाले ही रूल लगेंगे, और एक बार अगर उसने प्रॉमिस नोट समझने का करा तो फिर उसमें प्रॉमिस नोट वाले ही रूल एप्लीकेबल होंगे. ये कब होता है, एग्जाम्पल दे रखे हैं. एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले हम चलते हैं प्रीवियस पेज पर जो हमने समझा था. ये चेन थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की. यहां पर बेबो को पीटर के पैसे देने हैं, मतलब एक ट्रांजैक्शन है. अब इस ट्रांजैक्शन को हम प्रॉमिस नोट से भी पूरी कर सकते हैं और इस ट्रांजैक्शन को हम बिल ऑफ एक्सचेंज से भी पूरी कर सकते हैं. ठीक है. यहां दो पर्सन हैं, एक बेबो है, एक पीटर है. प्रॉमिस नोट की लैंग्वेज क्या होती है, मैं बेबो पीटर को 10 लाख रुपए देने का, एक सर्टेन डेट आ जाएगी, 10 लाख रुपए देने का वचन देती हूं. तो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ प्रॉमिस नोट. बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या आती है, पीटर बेबो पे लिखता है, यानी कि जो क्रेडिटर है वो बेबो पे लिखता है कि मैं बेबो को आदेश देता हूं. वहां रिक्वेस्ट नहीं आएगी कि मैं बेबो से रिक्वेस्ट करता हूं, ये भी समझ लीजिएगा. वहां आदेश देता हूं. वो एक अलग बात है कि आदेश हम्बल लैंग्वेज में भी दिया जा सकता है, लेकिन आप अगर वर्ड यूज करते हैं रिक्वेस्ट, मैं बेबो से रिक्वेस्ट करता हूं, और बाकी लैंग्वेज आप बिल ऑफ एक्सचेंज वाली लिखते हैं, और आपसे पूछा जाए पेपर में कि क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, आंसर इज नो. लगना चाहिए लैंग्वेज से कि ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई आग्रह नहीं किया जा रहा है. ऑर्डर हम्बल लैंग्वेज में भी विनम्रता से भी किया जा सकता है, लेकिन रिक्वेस्ट वाली बात नहीं आनी चाहिए. ठीक है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, पीटर बेबो से कहता है कि मैं बेबो को ऑर्डर देता हूं कि वो 10 लाख का पेमेंट अकबर को करें या मुझे करें, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई भी एक पार्टी दो पार्टियों का रोल अदा कर सकती है. तो ये लैंग्वेज है आपकी बिल ऑफ एक्सचेंज वाली. अब एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या है, जब होल्डर या तो उसे प्रॉमिसरी नोट समझ ले या उसे बिल ऑफ एक्सचेंज समझ सकता है. तो होता क्या है, क्योंकि अलाउड है लॉ में, जबकि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है. बहुत सारी चीजें लॉ में ऐसी लिखी हुई हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. तो प्रैक्टिकल के चश्मे से आप इस डेफिनेशन को ना देखें कि सर ये कैसे संभव हो जाएगा. डेफिनेशन है इसलिए मुझे पढ़ानी पड़ रही है. ठीक है. मैं बेबो, सपोज कीजिए बेबो अपने ऊपर ही 10 लाख रुपए का एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखती है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टियां होती हैं. मैं बेबो अपने आप को आदेश देती हूं कि 10 लाख रुपए का पेमेंट किया जाए. तो लैंग्वेज तो बिल ऑफ एक्सचेंज वाली है, लेकिन वास्तव में क्योंकि जो उधार जिसे देना है वो अपने ऊपर ही लिख रहा है, तो जो डेटर अपने ऊपर लिखता है तो उसे प्रॉमिसरी नोट कहा जाता है वास्तव में. लेकिन लैंग्वेज जो नेचर है वो है प्रॉमिस नोट वाली, लेकिन जो लैंग्वेज है वो है क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज वाली. तो इसमें ऐसे केस में होल्डर के पास ऑप्शन रहता है कि उसे बिल ऑफ एक्सचेंज समझ ले या वो उसे प्रॉमिस नोट भी समझ सकता है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई भी दो पार्टियों का रोल एक पार्टी अदा कर सकती है. तो यहां पर ड्रोअर और ड्रोई एक ही व्यक्ति हो गए. तो जब ड्रोअर और ड्रोई एक ही व्यक्ति हो जाएं तो उसे एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट की श्रेणी में रख दिया जाता है. और अगर उस श्रेणी में रखा जाएगा तो होल्डर के पास ऑप्शन रहता है कि या तो बिल ऑफ एक्सचेंज समझ ले या प्रॉमिस नोट समझा जा सकता है. इस चीज को देखिएगा मेरे साथ. एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन ऑफ द होल्डर आएगा. एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल से देखिएगा, ए बिल ड्रॉन बाय पर्सन अपॉन हिमसेल्फ, यानी कि एक बिल अपने ऊपर ही लिख दिया जाए, यानी कि ड्रोअर और ड्रोई जब सेम हो जाएं तो यहां पे आएगा ड्रोअर एंड ड्रोई, ड्रोअर एंड ड्रोई आर सेम पर्सन, सेम पर्सन.
जब ड्रोअर और ड्रॉई एक ही व्यक्ति हो जाएं तो उसे कहा जाता है एम्बिगस। या दूसरा, ए बिल ड्रॉन अपॉन ए फिक्टिशियस पर्सन, जब बिल जो है एक फिक्टिशियस पर्सन के ऊपर लिखा जाए। सर ये फिक्टिशियस क्या है? इसे कहते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक, जो वास्तव में नहीं है, जो वास्तव में नहीं है। अब ये भी थोड़ा सा आपके लीक से हटके बात रहेगी। देखिए, पीटर को बेबो से पैसे लेने हैं, ये एक रियलिस्टिक पर्सन है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया चेन में कि अकबर पीटर के पास आके खड़ा हो गया। अब पीटर को वास्तव में किसी से पैसे लेने ही नहीं थे, लेकिन अकबर से कैसे जान छुड़ाए? ये अकबर से किस तरीके से जान छुड़ाए? अकबर पीटर के पास आके खड़ा हो गया। अब पीटर के पास पैसे देने के लिए नहीं है, ना ही उसे किसी से बेबो वगैरह से लेने हैं, लेकिन जान कैसे छुड़ाए? तो ऐसे केस में पीटर ने, बेबो को जानता भी नहीं है, ऐसे लिख दिया कि मैं बेबो को आदेश देता हूं कि वो अकबर को आज से 3 महीने बाद 10 लाख का पेमेंट करे। अकबर सेटिस्फाइड, उसे लगता है कि मेरे पास तो बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। अब यहां पर फिर आपके लॉजिक बीच में आएंगे, फिर मुझे उस लॉजिक को काटना पड़ेगा। सर अकबर ऐसा क्या बेवकूफ़ है, वो कैसे ले लेगा? आप ये समझिए, करना मत जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, कभी भी टीटो के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। सपोज कीजिए हम आपसे फीस डिमांड कर रहे हैं, अब आपके पास फीस नहीं है देने के लिए। अब आपको भी शर्म आ रहा है कि रोजाना सर कहते हैं रोजाना हमारे पास फीस नहीं है, तो एक आध बच्चे ऐसा कर जाते हैं कि सर हम चेक से फीस देंगे, वो चेक आज से 20 दिन बाद का होगा, जबकि उन्हें पता है शायद पैसे 20 दिन बाद भी उनके पास आने वाले नहीं हैं। तो यानी कि फिलहाल की परेशानी टालने के लिए एक आपने चेक बीच में लिया है। तो ऐसे ही पीटर ने आज की परेशानी टालने के लिए, परमानेंटली नहीं टलेगी ये, बाद में अकबर पीटर के ऊपर मुकदमा कर ही सकता है, तो पीटर ने फिलहाल की परेशानी टालने के लिए एक इमेजिनरी कैरेक्टर क्रिएट किया, क्योंकि अकबर तो कभी बेबो को जानता ही नहीं है। तो पीटर ने कहा मुझे बेबो से पैसे लेने हैं, मैं आपको दे देता हूं, जैसे आप चेक दिखलाते हो। मुझे कैसे पता कि आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन क्योंकि चेक एक्सेप्ट किए जाते हैं, लिए दिए जाते हैं, तो मैंने इस विश्वास पर ले लिया। मुझे पता है अगर कल को डिसऑनर भी होता है तो मैं मुकदमा कर सकता हूं। ऑल्दो अगर मुझे पहले दिन से पता होता तो मैं झंझट में नहीं पड़ता। मैं मुकदमा करने के लिए थोड़ी बना हुआ हूं, मैं अपने काम देखने में मुकदमा करूं। ये तो एक लास्ट रिसोर्स है, लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन है कि अगर आप नहीं माने, नहीं सुधरते हैं तो मैं आपको मुकदमा भी कर सकता हूं, इसलिए मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूं। लेकिन मुझे उस समय थोड़ी पता आपके बैंक अकाउंट में पैसा है नहीं है। लेकिन फिलहाल आपने आज की परेशानी टालने के लिए तो मुझे टाली दिया, 4 दिन बाद का, 10 दिन बाद का, 20 दिन बाद का चेक दे दिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसे। तो ऐसे ही पीटर ने आज की परेशानी टालने के लिए एक इमेजनरी कैरेक्टर बनाया है बेबो का, कि मैं बेबो का दे देता हूं, वो अकबर को पेमेंट करे। जब अकबर कैटी को करेगा या नहीं भी करेगा, कैटी बेबो को ढूंढने निकलेगी उसके एड्रेस पर, क्योंकि उस बिल ऑफ एक्सचेंज में सब कुछ लिखा जाता है कि ड्रॉई कहाँ है, क्या नाम है, क्या पता है उसका, बेबो से मिलती नहीं है, तो ये नहीं फिक्टिशियस पर्सन है। तो ऐसे केस में होल्डर, यानी कि जो कैटी है, जो होल्डर होगी, ऐसे केस में उससे बिल ऑफ एक्सचेंज समझ के भी कोर्स ऑफ एक्शन ले सकती है, और ऐसे केस में उसे प्रॉमिस नोट भी समझ के कोर्स ऑफ एक्शन लिया जा सकता है। यानी कि लैंग्वेज जरूर बिल ऑफ एक्सचेंज वाली है, लेकिन इसमें क्या माना जाएगा, मैं पीटर अब वचन देता हूं कि अकबर को 10 लाख का पेमेंट कर रहा हूं, क्योंकि बेबो तो कोई है ही नहीं। बात समझ में आती है? तो ये चीज होती है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ये चीज होती है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कि ए बिल ड्रॉन अपॉन ए फिक्टिशियस पर्सन। जब एक बिल एक फिक्टिशियस पर्सन के ऊपर लिखा जाए तो भी ये एक का मतलब ये होता है ड्रोअर और ड्रॉई या जो मेकर है वो खुद ही अपने आप को वचन दे रहा है, जबकि लैंग्वेज उसकी बिल ऑफ एक्सचेंज वाली है, वो किसी दूसरे को ऑर्डर दे रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये मान लिया जाएगा कि वो अपने आप को वचन दे रहा है कि उसका पेमेंट किया जाएगा जब समय आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये अगली सेक्शन को पढ़ते हैं, अगले सेक्शन को पढ़ते हैं। ये है सेक्शन 26, ये आ जाता है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पता है कि कौन कौन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, कौन कौन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती।
तो माइनर के ऊपर केस है। वैसे ये हर उस बंदे के ऊपर लगेगा जिसमें भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है। तो कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग माइनर, चाहे वेदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है या नहीं है, वो किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लिख भी सकती है। लिखने का मतलब प्रॉमिस नोट में लिखना बोलते हैं। ड्रॉ करना यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉ करना बोलते हैं। एंडोर्स, जो मैंने आपको बताया, ट्रांसफर करना बोलते हैं। जो भी काम होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई भी पार्टी कर सकती है, लेकिन अगर वो पार्टी माइनर है या एक ऐसी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट करने की स्थिति में नहीं है, तो कल को अगर लायबिलिटी आई तो उस पार्टी की नहीं आएगी जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है। बट इतना सा इफेक्ट है सेक्शन 26 का। अभी मैं पुराने एग्जाम्पल में ले जाऊंगा, पहले इसे पढ़ लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू बी ए पार्टी टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पर्सन मस्ट बी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ए पर्सन शैल बी लायबल ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि लायबिलिटी तभी आएगी बाय रीजन ऑफ मेकिंग, ड्रॉइंग, एक्सेप्टिंग, एंडोर्सिंग, डिलीवरिंग और नेगोशिएटिंग ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओनली इफ he is capable of contracting according to the law to which he is subject। लायबिलिटी तभी आएगी। लायबिलिटी इन केस ऑफ माइनर, ये माइनर केवल एग्जाम्पल है, अदर देन माइनर भी जिनमें कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती उन सबके लिए माइनर में ड्रॉ लिख सकता है, एंडोर्स कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है। एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऑल द पार्टी शैल बी बाउंड ऑन सच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हाउएवर द माइनर शैल नॉट बी बाउंड ऑन सच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो पार्टी कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी नहीं रखती हैं उनके अलावा सारी पार्टियां लायबिल होंगी। आप इस एग्जाम्पल को देखिएगा। पीटर बेबो मेजर है माना। अब पीटर ने अकबर को ये दिया, एंडोर्स करा। अकबर 1 मिनट के लिए मान लीजिए आप कि ये माइनर है। ये क्या है? माइनर है, ठीक है। कल को अगर ये बेबो के पास जाता है, बेबो से डिसऑनर हो जाता है, तो ये पीटर के ऊपर मुकदमा कर सकता है। लेकिन इसने कैटी को आगे एंडोर्स कर दिया। अब कैटी के हाथ में ये डिसऑनर हो जाता है, यानी कि कैटी के पास है, कैटी इस समय होल्डर है, बेबो के पास गई वो, अब बेबो ने मना कर दिया। तो अभी हम पीछे क्या पढ़ के आए थे? कैटी अकबर से लेगी, मतलब एक चेन है। चाहे कैटी डायरेक्ट पीटर से भी ले सकती है, ये भी अलाउड है। कैटी ने अकबर से लिया तो अकबर पीटर से लेगा। तो क्योंकि ये माइनर है तो सेक्शन 26 ही कहता है, जो रूल है कि सारी प्राय पार्टियां लायबिल होंगी, यानी कि सारी प्राय पार्टी लायबिल होंगी, लेकिन अगर कोई पार्टी ऐसी है जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है उसके अलावा। तो अगर क्वेश्चन में बीच में कोई ऐसा माइनर आ जाए और आपसे पूछा जाए कि कैटी के पास क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है, तो आप ये लिखोगे कैटी कैन सी ऑन पीटर बट नॉट ऑन अकबर। कैटी डायरेक्ट पीटर पे तो मुकदमा कर सकती है, लेकिन कैटी अकबर पर मुकदमा नहीं कर सकती, बिकॉज सेक्शन 26 ऐसा करने से मना करता है। क्लियर होगी बात ये? बिकॉज सेक्शन 26 ऐसा करने से मना करता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके से तो आप मुझे बता दीजिए, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात और कर लेते हैं। ये हो गया आपका सेक्शन 26 हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, ये मीनिंग ऑफ साइट, मैच्योरिटी वगैरह हो ही गई थी, ये तो हो ही गए थे। इनलैंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट अभी मैंने करा दिया। सेक्शन 43 अभी बाद में देखेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी की। होल्डर क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे। आगे बढ़ते चले जाइएगा। ये जो बीच में भी मैं छोड़ रहा हूं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन पहले हम कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं। ये है पैरा नंबर 12.32 और अगर मैं पेज नंबर की बात करूं तो 12.16 पर आपको दिख रहा होगा। दो चीजें हैं, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये आपको दिख रहा होगा। होल्डर क्या है?
ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू द possession of negotiable instrument in his own name. He must be entitled to receive or recover the amount due on negotiable instrument from the party liable on the negotiable instrument. होल्डर वो व्यक्ति है जिसके पास है. He must be entitled to the possession of negotiable instrument. यानी कि पजेसर होना चाहिए, और ना केवल पजेसर होना चाहिए बल्कि अपने नाम से उसमें लिखी गई रकम को प्राप्त करने का अधिकारी भी होना चाहिए. तो उस ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा होल्डर. आपने मुझे एक ऑर्डर चेक दिया. ऑर्डर समझते हैं, एक तो बियरर होता है, एक ऑर्डर होता है. ऑर्डर का मतलब मेरा नाम लिख के मुझे दिया. मैंने अपने जो काउंसलर है, मैंने जो अपना बंदा रख रखा है, एजेंट समझ लीजिए, मैंने उसे कहा कि इस चेक को सेफ में रखे आओ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, 2-3 घंटे बाद आके ले जाऊंगा. तो जो मेरा एजेंट है, जो मेरे यहाँ काम करता है एम्प्लॉय, पजेसर वो है. ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए होल्डर है नहीं है, तो क्या वो होल्डर होगा जबकि पजेसर है? पजेसर तो है, लेकिन क्या उस पैसे को वो लीगली अपने नाम से रिकवर करने का अधिकारी है? नहीं है. तो इसका मतलब है कि खाली पजेसर होना काफी नहीं है, आप उस पैसे को अपने नाम से निकाल भी सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, तभी जाके आप होल्डर बनेंगे. तो मेरे एग्जाम्पल में नहीं हुआ. एक बियरर चेक है. बियरर चेक तो किसी को भी पेबल हो जाता है. रास्ते में मुझे किसी का बियरर चेक 10 लाख रुपए का मिल गया, मैं पजेसर हूं, लेकिन क्या मैं लीगली मैं उस पैसे को प्राप्त करने का अधिकारी हूं? अगर ये पता लग जाए बैंक वालों को कि मुझे ये चेक मिला था, तो क्या वो मुझे पेमेंट दे देंगे? क्योंकि बियरर है तो किसी को भी पेमेंट हो सकता है, तो मैं लीगली एंटाइटल्ड तो नहीं हूं ना. तो इस केस में भी मैं होल्डर नहीं हुआ. क्लियर होगी बात ये? इसके बाद आप आते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स. चलिए पहले होल्डर ही समझ लेते हैं. देखिए, किसी ने मुझे चेक गिफ्ट किया, मतलब मेरे से पैसा नहीं लिया, तो मैं पजेसर हूं उस चेक का, और मैं अपने नाम से गिफ्ट दी गई रकम को निकालने का अधिकारी हूं या नहीं हूं? हाँ, क्यों नहीं हूं सर? तो मैं क्योंकि हूं, दोनों कंडीशन पूरी होनी, पजेसर भी हूं और रिकवर भी कर सकता हूं अपने नाम से. तो जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड जब हो जाती हैं, तो इसका मतलब मैं होल्डर हूं. एक नीचे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन नीचे दिख रहा होगा, हम इसे पढ़ लेते हैं. डिस्कस विद रीजन वेदर द फॉलोइंग पर्सन कैन बी कॉल्ड एज ए होल्डर अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, 5-5 नंबर के, फ्री के नंबर हैं. एक्स हु ऑब्टेन्स ए चेक ड्रॉन बाय वाई बाय वे ऑफ गिफ्ट. तो आपको बस 2 चीज देखनी है. आप पजेसर हो, एक्स इज द पजेसर, और अपने नाम से उस मनी को लेने का अधिकारी है. अगर है तो होल्डर हो गया. तो आंसर देखिएगा, सिंस एक्स इज एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द possession ऑफ द चेक एंड टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द चेक, तो एक्स इज ए होल्डर. अब आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन. ए द पे ऑफ द चेक. पे समझते हैं आप, जिसके नाम का काटा गया होगा. ए द पे ऑफ द चेक हु इज प्रोहिबिटेड बाय ए कोर्ट ऑर्डर फ्रॉम रिसीविंग द अमाउंट ऑफ द चेक. यानी कि ए के नाम का ही चेक काटा गया है, लीगल राइट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग कोर्ट ने उस पैसे को रिकवर करने से रोक दिया है, क्योंकि आप पजेसर हो लेकिन लीगली एंटाइटल्ड नहीं हो टू रिकवर द अमाउंट. तो इस वजह से आप इस क्वेश्चन में होल्डर नहीं माने जाओगे, जबकि ए की कोई गलती नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट? 2 कंडीशन आपको चेक करनी है, आप पजेसर और रिकवर द अमाउंट इन हिज ऑन नेम. अब क्योंकि इसमें कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है, प्रोहिबिशन लगा दिया है कि आप रिकवर नहीं कर सकते, केवल यही एक कमी है जिसकी वजह से आप होल्डर नहीं बने. फिर एम हु फाइंड द चेक पेबल टू बियरर ऑन द रोड एंड रिटेन्स इट. तो एक तरह से ये तो आपके पास किसी का खोया पाया चेक मिल गया, तो आप पजेसर तो हो लेकिन अपने नाम से उसे रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि आप ओनर नहीं हो. तो यहां पर भी नहीं है. बी द एजेंट ऑफ सी इज इंटरेस्टेड विद इंस्ट्रूमेंट विदाउट एंडोर्समेंट बाय सी हु इज द पे. जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया था, मैंने अपने एजेंट को, अपने ऑफिस बॉय को, अपने एम्प्लॉय को सेफ कस्टडी में रखने के लिए चेक दे दिया, तो क्या वो अपने नाम से रिकवर कर सकता है? पजेसर तो है, नहीं कर सकता, तो इसलिए होल्डर नहीं है. नेक्स्ट, बी हु स्टील ए ब्लैंक चेक ऑफ ए एंड फोर्जेड एज सिग्नेचर. इसने चुरा लिया चेक, ब्लैंक चेक, और एक झूठे सिग्नेचर बना लिए, तो ये भी होल्डर नहीं है. पजेसर तो है लेकिन अपने नाम से जब ये पता लगेंगी चीजें, तो अपने नाम से आप रिकवर नहीं कर सकते हैं.
तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। हमें दो बातों को ध्यान देना है इसमें, एंटाइटल्ड टू पोजेशन ये कीवर्ड याद रखना है, और एंटाइटल्ड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये दो चीजें हमें याद रखनी है। तो इससे हमारा काम चल जाएगा। ये कीवर्ड है, बाकी फुल लैंग्वेज आप बना सकते हैं। ये दो बातें याद रखनी है। मीनिंग ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर तो होने ही चाहिए हो, प्लस तीन चीजें और होनी चाहिए। आप होल्डर तो होने ही चाहिए, प्लस तीन चीजें और होनी चाहिए। इसे कहते हैं HIDC, HIDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स, या कुछ बुक्स में HDC भी लिखा हुआ है, इनको गायब कर देते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स बात वही है। आप में होल्डर तो होने ही चाहिए, यानी कि होल्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप में होनी ही चाहिए। बिना होल्डर हुए भी आप HIDC नहीं बन सकते। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि होल्डर के राइट्स, खाली अगर आप होल्डर हो तो राइट कुछ अलग है, और अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो तो राइट कुछ अलग है। तो ये पता होना चाहिए जब क्वेश्चन हम करेंगे कि हमें होल्डर के राइट पूछे जा रहे हैं या HIDC के राइट पूछे जा रहे हैं। अगर आप होल्डर हो और कंसिडरेशन में आपने कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया है, जैसे अभी हमारा एक एग्जाम्पल आया था होल्डर में कि मुझे किसी से गिफ्ट मिला, चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिस नोट, कुछ भी ले लीजिए आप, तो मैं होल्डर तो हूं, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन मिला तो मैं HIDC नहीं हो सकता। आप होल्डर होने चाहिए, लेकिन कंसिडरेशन भी साथ के साथ होना चाहिए। बिफोर मैच्योरिटी आपको मिलना चाहिए, बिफोर मैच्योरिटी। ऑन और बिफोर नहीं है, बिफोर ही है। अगर मैच्योरिटी डेट कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छी तरह पता है। अगर मैच्योरिटी डेट से 23 जुलाई है तो आपके पास 23 जुलाई अगर है, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख रहा हूं, तो जो भी होल्डर है उसके बाद 22 जुलाई तक आ जाना चाहिए। अगर वो 23 जुलाई को भी आया तो भी आप HIDC नहीं बन सकते हो। बिफोर मैच्योरिटी है, ऑन और बिफोर नहीं है, यानी कि ऑन मैच्योरिटी भी बनेंगे आप तो भी आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं माने जाएंगे, केवल होल्डर माने जाएंगे। क्लियर है? जैसे भी हमने पीछे देखा था कि पीटर ने बेबो को ऊपर लिखा, अकबर को दे दिया, अकबर ने कैटी को दे दिया, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक आप एंडोर्समेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि ड्यू डेट आ जाएगी, तो जिन लोगों के पास भी बिफोर मैच्योरिटी आया होगा वो HIDC बनेंगे, और जो व्यक्ति एंडोर्समेंट करते चले आएंगे ऑन और आफ्टर मैच्योरिटी, वो सिर्फ होल्डर का दर्जा उन्हें मिलेगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स का दर्जा नहीं मिल सकता। क्लियर है? तो बिफोर होल्डर होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, प्लस बिफोर मैच्योरिटी होनी चाहिए, और एक तीसरी कंडीशन है गुड फेथ। यानी कि गुड फेथ होता है कि आपको इस बात की कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि जो आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ रहा है उसके टाइटल में कुछ डिफेक्ट था। अगर था भी डिफेक्ट तो आपको इस बात की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपने तो सही नियत से इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना। तो गुड फेथ होता है विदाउट नॉलेज, without knowledge of any defect in title, without knowledge of any defect in title, तो आप बनेंगे HIDC। यानी कि अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं, होल्डर प्लस ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स का आपको तमगा मिल जाएगा, दर्जा मिल जाएगा। क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि अगर आप होल्डर हैं तो राइट कुछ अलग हैं, और अगर आप HIDC हैं तो राइट्स चेंज हो जाते हैं। ये कॉपी कर लिया होगा आपने, मीनिंग पड़ेगा होल्डर इन ड्यू कोर्स के। होल्डर इन ड्यू कोर्स के मीनिंग, इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू द बियरर
he must be the possessor of the negotiable instrument, and in case of negotiable instrument payable to the holder, he must be payee or endorsee of the negotiable instrument. तो ये तो होल्डर की डेफिनेशन की बात है। बियरर है तो पजेसर होने चाहिए आपके पास, और अगर ऑर्डर है तो उसमें नाम लिखा होना चाहिए, पे होने चाहिए, या आपके पास एंडोर्स करके आए हो तो एंडोर्स में बताऊंगा, तो ये लिखा हुआ है। अगली 3 कंडीशन, ही मस्ट हैव बिकम द होल्डर फॉर कंसिडरेशन, यानी कि उसके पास कैसा आया हो, कंसिडरेशन। आपको एक वर्ड याद रखना है, ही मस्ट हैव ऑब्टेन द पोजेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी, नॉट ऑन मैच्योरिटी, बिफोर मैच्योरिटी। और तीसरा, ही मस्ट हैव ऑब्टेन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ। ये 3 चीजें याद रखनी है, कंसिडरेशन, मैच्योरिटी, बिफोर मैच्योरिटी, गुड फेथ। गुड फेथ का ही तो मतलब आगे बता रखा है, एंड विदाउट negligence, that is without sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom he derived his title। यानी कि अगर जिससे आपने लिया है उसके पास अगर चोरी का भी है, उसके पास अगर फ्रॉड का भी है, तो आपको इस बात की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपने तो सही नियत से लिया है। आप इस तरह समझिए, आपके पास जो करेंसी नोट है, नंबर होता है करेंसी नोट पर, तो आपको पता है क्या ये सीधे रिजर्व बैंक से उस सही चेन से ही आपके पास पहुंचे हैं? ये मैनी टाइम क्रिमिनल के हाथ में भी रहे होंगे, कई बार चोरी भी हुए होंगे, फिर मार्केट में चल गए, तो आपको तो नहीं पता इस चीज का। तो ऐसी है कि जो आपके पास पहुंचा है, क्योंकि मैंने कहा इनफाइनाइट चेन होती है, यहां पे तो मैंने 2-3 लोग ही बताए हैं आपको, इनफाइनाइट चेन होती है, तो हो सकता है कि किसी के पास गलत भी हो, लेकिन आपके पास जब आया तो आपको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स मान लिए जाएंगे। क्लियर हो गई बात? ये कोई डाउट है किसी भी तरह का तो बता दीजिए, नहीं है डाउट। अब हम आगे की तरफ वो चलते हैं, आगे की तरफ वो चलते हैं। एक नोट लिखिएगा, अब एक्सेप्टेंस की बात मैं करूंगा, एक नोट लिखिएगा, एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी टू मेक ए बिल valid। एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी टू मेक ए बिल वैलिड, यानी कि एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है अगर आपको बिल को वैलिड बनाना है, बिना एक्सेप्टेड के भी बिल वैलिड होता है। अभी मैं आपको समझा के आया हूं इतना लंबा सब चीज। अब हम देखेंगे कि अगर एक्सेप्टेड नहीं है तो क्या होगा, इफेक्ट पड़ेंगे। इफ बिल इज नॉट एक्सेप्टेड, if bill is not accepted, then drawee is not liable। जब उसके सिग्नेचर नहीं तो कैसे लाइबल होगा ऑन द बिल। बट इन दिस केस ड्रॉअर इज प्राइमरली लाइबिल, यानी कि ड्रॉअर की लाइबिलिटी पहली होगी। इफ बिल इज एक्सेप्टेड, if bill is accepted, then drawee is liable। अगर पेमेंट नहीं होता ड्रॉई लाइबल ऑन द बिल, जो बाकी पार्टियां वो तो लाइबल होंगी ही होंगी होल्डर के लिए, तो ड्रॉअर जो लाइबल है बिल पर। इन दिस केस liability of drawer is secondary and conditional।
ये बहुत जगह लिखने के लिए आ जाता है, तो ये समझ लीजिए टर्मिनोलॉजी। प्राइमरली लायबल का मतलब है जब पहली पकड़ आपके ऊपर ही बनाई जा सकती है, यानी कि फर्स्ट आप ही लायबल हो। अगर एक्सेप्टेड नहीं है तो ड्रॉअर ही फर्स्ट लायबल है, लेकिन अगर एक्सेप्टेड है और ड्रॉई ने तब मना किया तो प्राइमरली लायबल पार्टी ड्रॉई होता है, क्योंकि एक्सेप्ट करके मना कर रहा है, और ड्रॉअर की भी लायबिलिटी रहती है। जैसे हमने पढ़ा ना कि जो होल्डर है वो सब प्रायर पार्टी के ऊपर मुकदमा कर सकता है, ये चेन मैंने समझाई। तो उस केस में ड्रॉअर सेकेंडरी एंड कंडीशनल लायबल होता है। सेकेंडरी है का मतलब क्यों है, क्योंकि पहली पार्टी लायबिलिटी ड्रॉअर की ही है, बाद में मेरी लायबिलिटी है। कंडीशन इसलिए है कि इन केस ऑफ डिसऑनर, यानी कि पहले आपको ड्रॉअर के पास ही जाना पड़ेगा, बाद में मेरे पास आप आ सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये कोई डाउट हो बता दीजिए इसमें। तो आज ये काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, तो आप भी इससे ज़्यादा नहीं झेल पाएंगे, तो आज हम इसको यहीं पर अपना ब्रेक करते हैं और इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से घर से स्टडी करके आएंगे, क्योंकि आगे थोड़ा सा टेक्निकल होता चला जाएगा। अगली 1-2 क्लासेज में थोड़ा सा टेक्निकल टच आएगा, केस स्टडीज आएंगी, तो वो केस स्टडी तभी हो पाएंगी जब आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिर बाकी बड़ा सिंपल है, शुरू की 2-3 क्लास निकलने के बाद केस स्टडी, फिर 1-8 क्लास के बाद ये खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते जो है, जो हमारा करंट वीक चल रहा है, इस हफ्ते ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद 2 छोटे छोटे एक्ट और हैं बिजनेस लॉ में, तो अदर लॉ जिसे नाम दिया गया है, तो 40 नंबर का पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा। 2 छोटे छोटे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, तो जो असाइनमेंट दे रखा है आप उसके पीरियड भी देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे से एक्ट हैं, और जर्नल क्लोज एक्ट। अब दोनों भाई भाई हैं, यानी कि पहले मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ाऊंगा, तो जर्नल क्लोज एक्ट में कुछ भी नया नहीं है। जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है जर्नल क्लोज एक्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।